एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में गुरु नानक देव की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही जिले में कीर्तन का आयोजन किया गया और प्रभात फेरियां भी निकाली गई। श्री गुरु सिंह सभा मंडाताल के तत्वाधान में जबलपुर की समूह शाह संघ द्वारा गुरु नानक देव की 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न अमृतसर साहिब से कीर्तन के जत्थे बुलाए गए हैं और जबलपुर के समूह गुरुद्वारे के संगत ने मिलकर इस पर्व को मनाने का कदम किया है और जिसके लिए सभी गुरुद्वारे कमेटियों को बधाइयां दी गई हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जबलपुर सहित दूसरे जिलों के लोगों ने भाग लिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज 27 नवंबर को श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल के तत्वाधान में जबलपुर की समूह साध संगत के द्वारा गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी इस पर्व को मनाने के लिए बाहर से दूर दूर से अमृतसर साहिब से कीर्तन जत्थे बुलाए गए हैं और इसी के साथ जबलपुर के समूह गुरुद्वारों के संगत ने मिलके इस पर्व को मनाने का उद्यम किया है। मैं श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल की तरफ से जबलपुर की समूह साध संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लख लख बधाई देता हूँ। गुरुदेव सिंह रील, सचिव, श्री गुरु सिंह सभा मड़ाताल। जबलपुर 27 नवंबर रानीताल ईदगाह में आयोजित 2 दिवसीय उर्स सलामी बुरहानी महमूद के दूसरे दिन सोमवार को उपरांत शाम 5 बजे अकीदल के साथ चादर जुलूस निकाला। नायब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद मुशाहिद रवा कादरी बुरहानी ने चादर जुलूस की क़यादत फरमाई है। जुलूस के आगे नात को हजरत नऊत शरीफ व मनकबत पाक पेश करते हुए चल रहे थे और अकीदा मंद उनको नजराना पेश कर रहे थे। वहीं ईदगाह पहुंचने पर मजार शरीफ पर चादर पेशी व गुलपोशी की गई है और साहिबात नमाज मगरिब कुल शरीफ हुजूर बुरहाने मिल्लत अलैहि सहमत रहमत व हजरत महमूद मिल्ला अलैहि सहमत का रहमत का अलहमाम किया गया। रात्रि 10 बजे जलसे का आगाज हुआ। वहीं रात भर चली तकरीरों के बाद अल सुबह कुल शरीफ हुजूर ईद उल इस्लाम का एहतमाम किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भूतपूर्व सैनिक कलेक्टर ने एक बड़ा ज्ञापन सौंपा है। मारा जाना नहीं चाहिए। जो पूर्व सैनिक होते हैं, बल्कि ये पूर्व सैनिक भी, इसको अवार्ड ही मिला हुआ था। ये जो बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड था, बाकी सारे लोगों से लड़ सकता था, लेकिन जब ये निहत्था था और इसको बिना किसी फोर्स के भेजा गया तो इसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि पहले इसके ऊपर जिन लोगों ने ये काम किया है उनको फांसी की सज़ा जल्दी से जल्दी कोर्ट लगा करके देनी चाहिए और ये सज़ा इसलिए दी जानी चाहिए कि इस राज को किसी भी तरह यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। वरना क्या होता है कि ये सब अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी आदमी की जान की इनके पास में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि उसकी पत्नी को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और तीसरी बात, जितने भी फौजी जो अभी सरकारी नौकरियों के अंदर आ रहे हैं वो ट्रेंड होते हैं, वो लेके पिस्तौल से लेके तो टैंक तक सब चला सकते हैं। उनको हथियार दे करके भेजना चाहिए जिससे जितने भी ऐसे तरह के माफिया हैं उनको ये पता रहे कि इस देश के अंदर मतलब वो उनका राज नहीं चलेगा। जो सरकारी राज है, जो सच में होना चाहिए वैसे काम होना चाहिए। और इसके लिए अभी आज हम लोग, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए बहुत थोड़े से लोग हम जो हैं अभी कलेक्टर साहब को जाकर के ज्ञापन देने वाले हैं। उसकी कापी हम आपको भी दे देंगे। और अगर अभी जैसे आचार संहिता 3 तारीख को ख़त्म हो रही है, अगर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो हम फिर 1000 2-2000 लोग सड़कों पर उतरेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रदर्शन करेंगे कि इस प्रदेश के अंदर जो प्रशासन है उसको सुधारा जाए और ऐसी तरह की कोई भी घटना दोबारा न हो पाए। बालाघाट जिले के स्ट्रांग रूम में सोमवार को एमपी विधानसभा चुनाव मतगणना के पहले मत पत्रों से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा था।
जिसके बाद एमपी कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अनुसार बालाघाट कलेक्टर ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित किया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि बताते हुए बोले केवल डाक मतपत्र की विधानसभा बार शॉर्टिंग 50-50 के बंडलों की जा रही थी और जिसकी सूचना सभी प्रत्याशियों के अधिकारियों को दी गई थी। बातचीत के बाद बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शफकत खान ने इस पूरे मामले को गलतफहमी बताई और बोले कि मौके पर मौजूद कर्मचारी पूरे प्रक्रिया को समझाने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। देखिए, मैं तो निर्णय करता हूं ही नहीं। पूरे मतदान की प्रक्रिया में यानी भारतीय जनता पार्टी निर्णय करता नहीं है। पूरे मतदान की प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप होती है। हर चीज के विधिवत नियम कायदे प्रक्रिया है और यदि इस विषय में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई प्रक्रियागत त्रुटि है तो उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना। हम तो फिर आग्रह कर रहे हैं कि यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। पर कांग्रेस के यदि मित्र ये कह रहे हैं कि भ्रम था और संतुष्ट तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस तो चुनाव आयोग पे ही आरोप लगाती है। देखिए कांग्रेस का तो काम है। कांग्रेस मूल विषय सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के गांधी परिवार के चेहरे बचाने की कोशिश कर रही है। हारने के बाद कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को कौन से बहाने मिलेंगे? तो ये बहाने ढूंढेंगे। दिग्विजय सिंह जी ईवीएम की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले। कमलनाथ जी 17 तारीख को मतदान था, उस दिन मतगणना करके बंदप्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को कोस रहे थे। अब एक नया विषय लेकर आए। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो कसरत कांग्रेस कर रही है, वो 3 दिसंबर को होने वाली हार से गांधी परिवार को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए कर रही है। बीएसएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वेतन संशोधन का फौरन निपटारा करो, 4G 5G सेवाएं बिना देरी के शुरू करो, नई प्रमोशन नीति लागू करो और NFTI BSNL और टुराना, वहीं BSNL MSBSNL WRU, वहीं MES BSNL EC होंगे वो हम लोग आगे इसके लिए और प्रदर्शन करेंगे। अभी एक श्रृंखला बना के ये आदेश हुआ है कि पूरे ऑल इंडिया में हम लोग सभी लोग मतलब सभी कर्मचारी सहयोग मोर्चा बनाकर पूरी यूनियन है तो सभी साथ में हैं और सभी लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। ये है कि मतलब आज जो कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने हम लोगों को नहीं दिया है एक नॉन एजुकेटिव को, उसी के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं श्रृंखला बना के मतलब हमें दिया जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारी मतलब 50% उस समय 80,000 जो बताया 80,000 आदमी हमारे रिटायरमेंट ले लिया। एक लेने के बाद में ये हुआ था कि अब दे देंगे साहब, फिर भी नहीं दिया हम लोगों को। तो इसलिए साथियों यही काम हम लोग कमिट कर रहे हैं कि आगे चल के कि अगर नहीं दिया तो ऊपर से जो भी आदेश आएंगे, हमारे दिल्ली के जो भी आदेश होंगे CHQ के, वो हम लोग जो है ना इसके लिए नारे पे स्केल मांगे हुए हैं। सरकार देने में आनाकानी कर रही है क्योंकि सरकार ये सोचती है हम कम पे स्केल दें इनको, जिससे हमको पेंशन कंट्रीब्यूशन कम देना पड़े। लेकिन यदि वो कम पे स्केल देते हैं तो हमारे कर्मचारी 4-5 साल में फिर से स्टैग्नेशन पे जाएंगे, उनकी इंक्रीमेंट लगना बंद हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पे स्केल हमने जो मांगे हुए हैं, मैक्सिमम जो हमने मांगा हुआ है उसको वो स्वीकार करें और 1-1-17 से जो हमारा पेंशन रिवीजन और पे स्केल जो हमारा वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए 3rd PRC पेंडिंग है उसको लागू करें। सरकार 2 बार हम जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं दिल्ली में, अनेकों बार प्रदर्शन कर चुके हैं। 2019 में हमने 3 दिन की हड़ताल की थी, उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक हमारी बात सुनी नहीं है। हम आशा करते हैं सरकार से कि अब 6 साल हो गए हैं, कर्मचारी के सबके 10,000 लोगों के इंक्रीमेंट लगना बंद हो चुके हैं, स्टैग्नेशन पे हैं लोग। अब इतना ज्यादा नुकसान लोगों का हो रहा है कि अब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम नहीं चाहते कि हमको अखिल भारतीय स्तर पर फिर से हड़ताल करना पड़े। सरकार हमारी बात मान ले, इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था। 2 तारीख को हमने प्रदर्शन किया। आज हम 28 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में ह्यूमन चेन बना के सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को निश्चित रूप से तुरंत पूरा किया जाए। हमारे लोग बहुत दिक्कत में हैं, बहुत परेशानी में हैं। 17 के बाद बहुत से लोग रिटायर्ड हो गए हैं, VRS ले लिया 78,000 लोगों ने। हर कोई चाहता है कि हमारी पेंशन और हमारे वेज में सुधार हो। 1-1-16 से केंद्र सरकार का 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है।
हमारा 1/1/17 से तीसरा वेतन आयोग जो लागू होना है उसको तुरंत लागू किया जाए, हम ये आशा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बुधवार क्षेत्र स्थित अनाज की दुकान में भीषण आग लग गई है। क्षेत्र में लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। फिलहाल दमकल मौके पर मौजूद नहीं है। 15 मिनट हो गए हैं और आग लगे हुए दुकान में अवैध तरीके से केरोसिन बेचा जा रहा था। वहीं केरोसिन से आग भयानक तरीके से भड़क गई है। तत्काल का मामला बताया जा रहा है। के मिश्रा लगाया बालाघाट कलेक्टर पर गंभीर आरोप, कहा जो शंका थी वह सच में बदल गई है। कलेक्टर एसपी संपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बालाघाट कलेक्टर के निर्देश पर जिस तरह डाक मतपत्रों की धांधली सामने आई है वह इस बात का प्रतीक है कि जो कांग्रेस पार्टी को आशंका थी कि कुछ कलेक्टर, एसपी, चीफ मिनिस्टर ने ऐसे तैनात किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, और वो हमारा अनुमान साबित हो रहा है। क्या यह संभव है कि नोडल अधिकारी सस्पेंड हो जाए और कलेक्टर कह रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। क्या यह संभव है कि कोई नोडल अधिकारी बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के स्ट्रांग रूम को खोल दे? क्या यह संभव है कि जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 3 दिसंबर को स्ट्रांग रूम खोलने के निर्देश देकर यह कहा था, सार्वजनिक तौर पर यह अखबारों में साया हुआ है, कि 8 बजे सुबह 3 तारीख को डाक मतपत्रों की गणना होगी, तो अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बताएं कि क्या उनके निर्देश पर बालाघाट कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम खुलवाया? पूरी तरह इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कलेक्टर दोनों की मिलीजुली कुश्ती है, और ऐसे कई जिलों में कलेक्टर पदस्थ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मदद कर रहे हैं। हम उन्हें आगाह कर देना चाहेंगे कि 3 तारीख बाद जब माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तब उन कलेक्टर, एसपी का क्या होगा जिन्होंने गले में दुपट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। पूरी तरह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का चरित्र भी सामने आ चुका है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी पूरी चुनाव प्रक्रिया में काम नहीं किया है जो उनकी निष्पक्षता और आयोग के सम्मान को बढ़ाता है। वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को डेपुटेशन पर दिल्ली जाना है, इसलिए वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। मेरी मांग है कि कलेक्टर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कलेक्टर पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं और वो भाजपा के एजेंट के रूप में साबित हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।